नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के प्रमुख भागों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान की जो प्रमुख अनुसूचियां उनके बारे में चर्चा की थी दोस्तों, और हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा लास्ट वीडियो में की थी। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के प्रमुख भागों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आती है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग हैं। तो वर्तमान में कुल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, 22 भाग हैं। इन 22 भागों के बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से भाग में किसका वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं भाग 1 की। भाग 1 में संघ व राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। संघ व राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। यानी फर्स्ट भाग में किसका उल्लेख है? संघ व राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसका वर्णन किया गया है। यानी भारत राज्यों का संघ होगा। राज्य जो संघ होगा वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं दिया गया है। संघ में जितने भी राज्य होंगे, नए राज्यों का नाम परिवर्तन, उसकी सीमा निर्धारण व जीते गए जो राज्य हैं उनको शामिल करने का कार्य, जो शक्तियां हैं वो किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, यानी नए राज्यों का गठन, सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन, जो जीते गए राज्य क्षेत्र है उसको भारत क्षेत्र में शामिल करने का अधिकार किसे दिया गया है? संसद को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन बात करें भाग 2 की। भाग 2 में उल्लेख किया गया है नागरिकता का। किसका उल्लेख किया गया है? नागरिकता का। भारत में एकल नागरिकता है। पिछले वीडियो में हमने विशेषताओं में चर्चा की थी कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता को अपनाया गया है। भारत में राज्यों की नागरिकता नहीं है, जबकि देश में इकहरी नागरिकता है। यानी सभी जो सिटीजन है वो क्या है? इंडियन है। ठीक है दोस्तों, तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के मध्य नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। और भाग 1 किससे संबंधित है? संघ व उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें 1 से लेकर 4 अनुच्छेदों के मध्य संघ व राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। फिर भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के मध्य किया गया है। फिर आगे अपन बात करते हैं भाग 3 की। भाग 3 का संबंध किससे है? मूल अधिकारों से। किससे है? मूल अधिकारों से। मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? भाग 3 से किया गया है। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भाग 3 को। इनका वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के मध्य मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर अपन चर्चा करें भाग 4 की। भाग 4 में वर्णन किया गया नीति निर्देशक तत्वों का। किसका? नीति निर्देशक जो तत्व है इनका वर्णन भाग 4 में किया गया है। इनका उल्लेख अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के मध्य नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों का प्रमुख उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यानी भाग 4 में किसका वर्णन किया गया? नीति निर्देशक तत्वों के लिए का वर्णन किया गया। ये 36 से लेकर 51 के मध्य किया गया है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, जबकि मूल अधिकार सरदार पटेल समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़े गए। फिर अपन बात करें भाग 4 क की। भाग 4 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 क में किया गया है। यानी भाग 1 में संघ व उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता जिसका उल्लेख 5 से लेकर 11 के मध्य,
भाग 3 में मूल अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के मध्य किया गया है। मूल अधिकारों को यानी भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जिनका उल्लेख 36 से लेकर 51 से किया गया है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। फिर अपन बात करें भाग 4 क की। भाग 4 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 51 क में 11 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। ठीक है दोस्तों, अब अपन चर्चा करते हैं भाग 5 की। भाग 5 की भाग 5 के बारे में अपन चर्चा करें तो भाग 5 में संघ सरकार का उल्लेख है। कौन से भाग में? 5 में। किसका उल्लेख है? संघ सरकार का। कौन सी सरकार का? संघ सरकार का। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक संघ सरकार का उल्लेख किया गया है। संघ सरकार 3 भागों में बांटी गई है। जो सरकार है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। सबसे पहले अपन चर्चा करें तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और तीसरी है न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों, यानी जो सरकार है इसको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका की अपन चर्चा करें तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक इसका उल्लेख किया गया है। व्यवस्थापिका की अपन बात करें तो 79 से लेकर 123 यानी 123 तक, 79 से लेकर 123 तक इसका व्यवस्थापिका का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 124 से लेकर 137 के मध्य न्यायपालिका का उल्लेख किया गया। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद अपन चर्चा करें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध, न्यायपालिका का संबंध 124 से लेकर 147 तक इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद अपन बात करें तो केग का उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है। भाग 5 संघ सरकार से संबंधित है। इसमें कुल 52 से लेकर 151 तक अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। कार्यपालिका 52 से लेकर 78 तक, व्यवस्थापिका 79 से लेकर 123 के मध्य, दूसरी है न्यायपालिका 124 से 147 के मध्य। फिर केग जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, अटॉर्नी जनरल है, इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 आर्टिकल में किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब अपन चर्चा करते हैं अनुच्छेद भाग 6 की। भाग 6 में उल्लेख किया गया संघ जो राज्य सरकार है, किसका उल्लेख किया गया? राज्य सरकार का। राज्य सरकार का उल्लेख संविधान के भाग 6 में किया गया है, जबकि भाग 5 में संघ सरकार का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 152 से लेकर 237 के मध्य राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है। राज्य सरकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो 152 से लेकर 237 के मध्य राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर अपन चर्चा करें जो राज्य की सरकार है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? सबसे पहले आती है कार्यपालिका, फिर आती है व्यवस्थापिका, फिर आती है न्यायपालिका। राज्य सरकार को भी 3 भागों में बांटा गया है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों, तो 153 से लेकर 167 के मध्य 167 के मध्य राज्य कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। फिर 168 से लेकर 213 के मध्य व्यवस्थापिका का उल्लेख किया गया है। फिर अगर अपन बात करें न्यायपालिका की, राज्य न्यायपालिका का उल्लेख अनुच्छेद 214 से लेकर 237 के मध्य कार्यपालिका का जो न्यायपालिका इसका उल्लेख किया गया है। राज्य कार्यपालिका का उल्लेख अनुच्छेद 153 से लेकर 167 के मध्य, व्यवस्थापिका का उल्लेख अनुच्छेद 168 से लेकर 213 के मध्य उल्लेख किया गया है। न्यायपालिका का उल्लेख अनुच्छेद 214 से लेकर 237 के मध्य राज्य न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन बात करें इसमें न्यायपालिका में जो अधीनस्थ न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय, इनका उल्लेख
अनुच्छेद 233 से लेकर 237 के मध्य अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख किया गया है। अगर अपन राज्य हाईकोर्ट की अपन चर्चा करें तो राज्य हाईकोर्ट का उल्लेख अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक किया गया है, जबकि 233 से अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये बात होगी भाग 6 की। अब अपन चर्चा करते हैं भाग 7 की। ठीक है दोस्तों, भाग 7। भाग 7 में किन किन का वर्णन किया गया है। भाग 7 की अपन चर्चा करें। भाग 7 को जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956, इस 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया था, भाग 7 को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। इसमें अनुच्छेद 238 आर्टिकल 238 को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, फिर अपन चर्चा करें भाग 8 की। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है, केंद्र शासित जो संघ शासित प्रदेश हैं इनका उल्लेख संविधान के भाग 8 में किया गया है। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ के मध्य जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके प्रशासन का उल्लेख किया गया है। ध्यान रखना, केंद्र शासित जो प्रदेश है उनके प्रशासन का उल्लेख अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब अपन चर्चा करें भाग 9 की। भाग 9 वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भाग 9 का संबंध है पंचायती राज से। किससे है, पंचायती राज से। पंचायती राज का श्री गणेश 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी ग्राम से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। ठीक है दोस्तों, तो भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज का श्री गणेश किस राज्य से हुआ था, तो श्री गणेश राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से पंचायती राज का श्री गणेश हुआ था। उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज संस्था का क्या किया गया था, स्थापना की गई थी। तो भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें हम अनुच्छेदों की बात करें तो आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ के मध्य इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर अपन चर्चा करें भाग 9A की। भाग 9A का संबंध नगर पालिका से है। किससे है, नगर पालिका से। भाग 9A में किसका उल्लेख किया गया, नगर पालिका का उल्लेख किया गया है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ZG के मध्य इसका उल्लेख किया गया है। ZG के मध्य यानी 243 से लेकर 243 ZG के मध्य नगर पालिका का उल्लेख किया गया, नगरीय स्वशासन का उल्लेख किया गया है, जबकि पंचायती राज का उल्लेख अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ के मध्य किया गया है। फिर अपन चर्चा करें भाग 9B की। भाग 9B का संबंध है सहकारिता से। किससे है, सहकारिता से। सब एक के लिए, एक सबके लिए, यह सहकारिता का मूल मंत्र है। ध्यान रखना, कई बार पूछा जा चुका है कि सहकारिता का मूल मंत्र क्या है, एक सबके लिए और सब एक के लिए, ये सहकारिता का मूल मंत्र है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243 ZH से लेकर 243 ZT के मध्य सहकारिता का उल्लेख किया गया है। 243 से लेकर ZH से 243 ZH से लेकर 243 ZT के मध्य सहकारिता का उल्लेख किया गया है। तो भाग 9 भी किससे संबंधित है, सहकारिता से। भाग 9 किससे संबंधित है, पंचायती राज से। भाग 9A किससे संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। भाग 8 किससे संबंधित है, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, जिसमें 243 से लेकर 243 ओ के मध्य केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो 239 है, सॉरी यहाँ पर कितना है, 239 से लेकर
243 के मध्य इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। फिर अपन चर्चा करते हैं भाग 10 की। भाग 10, भाग 10 किससे संबंधित है और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट भाग आपको ध्यान रखना है। फिर है भाग 10। भाग 10, भाग 10 में उल्लेख किया गया SC ST। SC ST से संबंधित जो उपबंध है इनका उल्लेख संविधान के भाग 10 में किया गया है। किसमें किया गया है? भाग 10 में किया गया है। इसमें जो आर्टिकल है अनुच्छेद 244 में SC ST से संबंधित उपबंधों का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब अपन चर्चा करते हैं भाग 11 की। भाग 11 किससे संबंधित है? तो भाग 11 केंद्र व राज्य के मध्य संबंधों से संबंधित है। यानी भाग 11 में किसका उल्लेख किया गया? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य जो संबंध है उनका वर्णन भाग 11 में किया गया है। 245 से लेकर अनुच्छेद 245 से लेकर 263 के मध्य केंद्र व राज्य के संबंधों का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 245 से लेकर 263 के मध्य केंद्र व राज्य सरकार के संबंधों का उल्लेख किया गया है। अब अपन चर्चा करते हैं भाग 12 की। भाग 12 किससे संबंधित है? तो भाग 12 वित्त व संपत्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है? वित्त व संपत्ति से संबंधित है। वित्त व संपत्ति से संबंधित कौन सा भाग है? तो भाग 12 में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 12 में अनुच्छेद 264 से लेकर 301 तक वित्त व संपत्ति से संबंधित उल्लेख किया गया है। अब अपन चर्चा करें इनको, अगर दो भागों में अपन बांटें, एक आ जाता है वित्त संबंध, वित्त से संबंधित कौन से आर्टिकल है। फिर दूसरा आता है ऋण लेना। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ऋण लेने से संबंधित फिर इसमें कुछ आते हैं। एक आता है संपत्ति व सुविधाएं, संपत्ति प्लस सुविधा। फिर एक आता है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार है वो आर्टिकल 300A में किया गया, जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो 31वां मौलिक अधिकार था, अनुच्छेद 31, जिसमें संपत्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटाकर कहाँ रख दिया गया था? अनुच्छेद 300 क में रखा था, जो भाग 12 का एक हिस्सा है। संपत्ति व सुविधा का उल्लेख सुविधाएं व वाद विवाद से संबंधित अनुच्छेद 294 से लेकर 300 तक संपत्ति व सुविधा और इससे संबंधित जो वाद विवाद है इनका उल्लेख किसमें किया गया? अनुच्छेद 294 से लेकर 300 के मध्य संपत्ति व सुविधाओं और उनसे संबंधित वाद विवादों का उल्लेख किया गया है। फिर अपन चर्चा करें जो वित्त संबंधी है, तो वित्त का उल्लेख अनुच्छेद 264 से लेकर 281 के मध्य वित्त जो संबंध है, वित्तीय संबंध है, उनका उल्लेख किया गया है। अब जो सरकार, राज्य सरकार होती है वो केंद्र सरकार से ऋण लेती है, तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 292 से 293 के मध्य किया गया है। 292 से 93 के मध्य ऋण लेने की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख किया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि वित्त व संपत्ति से संबंधित जो उपबंध है वो अनुच्छेद 264 से लेकर 301 तक इनका उल्लेख किया गया है, जिसका कौन से भाग में वर्णन किया गया? भाग 12 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब अपन चर्चा करते हैं अगले भाग की, जिसका नाम है भाग 13। भाग 13 की अपन चर्चा करें तो भाग 13 में केंद्र व राज्य
केंद्र व राज्य के मध्य व्यापार का उल्लेख किया गया है। यानी भारत जो राज्य है, भारत के राज्य क्षेत्रों के मध्य जो व्यापार होता है, जैसे महाराष्ट्र का गुजरात के मध्य जो व्यापारिक संबंध है, इनका उल्लेख संविधान के भाग 13 में किया गया है। राजस्थान और गुजरात के मध्य कोई संबंध है, व्यापार करने, एक दूसरे से लेन देन करते हैं, तो इनका उल्लेख भी भाग 13 में किया गया है। फिर अपन चर्चा करें भाग 14 की। भाग 14 कहता है केंद्र व राज्य के अधीन सेवा। केंद्र व राज्य के अधीन सेवा। भाग 14 में केंद्र सरकार व राज्य सरकार के जो अधीन सेवाएं हैं, इनका उल्लेख किया गया है। जो केंद्र व राज्य के मध्य जो व्यापार होता है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 301 से लेकर 307 के मध्य किया गया है। यानी अनुच्छेद 301 से लेकर 307 के मध्य केंद्र व राज्य के व्यापार होते हैं, जो राज्य व राज्य के मध्य व्यापार संबंध है, इनका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 301 से लेकर 307 के मध्य। और भाग की अपन चर्चा करें तो भाग 13 में व्यापार से संबंधित है। भाग 14 केंद्र व राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं, इनका उल्लेख किया गया, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 308 से लेकर 323 के मध्य किया गया है। जिसमें अपन देखें तो जो सेवाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती है। एक होती है सेवाएं और दूसरी होती है लोक सेवा। जैसे आरपीएससी, यूपीएससी, ये क्या होते हैं? लोक सेवा आयोग है। जैसे सेवाओं का उल्लेख अनुच्छेद 308 से लेकर 314 के मध्य किया गया, जबकि लोक सेवा का उल्लेख अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के मध्य इनका उल्लेख किया गया। कहने का मतलब है केंद्र व राज्य सरकार के अधीन जो सेवाएं होती हैं, इनका उल्लेख भाग 14 अनुच्छेद 308 से 23 के मध्य किया गया है। जिसमें दो प्रकार की सेवाएं, एक वो सेवाएं, दूसरी है लोक सेवाएं जो जनता की सेवाएं करती है, दूसरी है सरकार की जो सेवाएं होती हैं, इनका उल्लेख 308 से 314 के मध्य। और जो लोक सेवाएं, इनका संबंध उल्लेख अनुच्छेद 315 से 323 के मध्य किया गया है। फिर अपन चर्चा करते हैं भाग 16 की। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए। तो कुछ वर्गों के मध्य वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध भाग 16 में किए गए। जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग, इनका लिए विशेष उपबंधों का उल्लेख संविधान के भाग 16 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो शामिल हो गया है वो ईडब्ल्यूएस भी इसमें शामिल हो गया है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक इनका उल्लेख किया गया है। यानी कुछ वर्गों के लिए सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा कुछ विशेष उपबंध किए गए। जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक इन वर्गों का के लिए विशेष उपबंधों का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब अपन चर्चा करते हैं अगले भाग की, भाग 17। भाग 17 भाग 17 का संबंध है राजभाषा से। किससे है? राजभाषा से भाग 17 का संबंध है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 343 से लेकर, जिसमें आपको पता है कि इस राजभाषा के कई विभाजन किए गए। क्या किए गए? कई विभाजन इसमें किए गए। एक तो आती है संघ की भाषा, संघ की भाषा। आगे आती है प्रादेशिक भाषा, जो राज्यों की भाषा है उसका उल्लेख किया गया। फिर एक आती है एससी यानी सुप्रीम कोर्ट, एचसी हाई कोर्ट की भाषा। फिर आ जाती है विशेष निर्देश, जो किसी क्षेत्र विशेष है, इसके लिए विशेष निर्देश दिए गए।
संघ की भाषा का अपन उल्लेख करें तो अनुच्छेद भाषा का अपन अगर ये देखेंगे राजभाषा का उल्लेख कहां से कहां तक है तो अनुच्छेद 343 से लेकर 347 के मध्य राजभाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो 343 से लेकर 351 के मध्य 351 के मध्य राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के मध्य राजभाषा का उल्लेख किया गया है। भाग 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या पता कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजभाषा का उल्लेख कौन से भाग में और कौन से अनुच्छेद में किया गया। तो भाग पूछे तो भाग 17 में, अनुच्छेद की अपन बात करें तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के मध्य राजभाषा का उल्लेख किया गया है। संघ की भाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 से लेकर 347 के मध्य संघ की भाषा का उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार की क्या भाषा होगी, किस भाषा में उसकी कार्यवाही होगी। फिर अपन चर्चा करें प्रादेशिक भाषा की, तो प्रादेशिक भाषा जो संघ की भाषा है उसका उल्लेख अनुच्छेद 343 से 344 के मध्य, प्रादेशिक भाषा 345 से लेकर 347 के मध्य प्रादेशिक भाषा का उल्लेख किया गया है। फिर अपन हाईकोर्ट की अपन बात करें तो अनुच्छेद 348 से लेकर 349 के मध्य प्रादेशिक भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 345 से 347 के मध्य। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषा इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 348 से 349 के मध्य। जो विशेष निर्देश हैं इनका उल्लेख अनुच्छेद 350 से लेकर 351 के मध्य विशेष निर्देश दिए गए हैं। संघ की जो भाषा इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343 से 344 के मध्य। प्रादेशिक जो भाषा इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 345 से 347 के मध्य। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो भाषा इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 348 से 349 के मध्य, जबकि जो विशेष निर्देश है इनका उल्लेख अनुच्छेद 350 से 351 के मध्य। और जो राजभाषा है इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के मध्य उल्लेख किया गया है। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अब अपन बात करते हैं भाग 18 की। भाग 18 क्या कहता है और इसमें किसका उपबंध किया गया है। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध है। कौन से उपबंध है? आपातकालीन उपबंध। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के मध्य आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख कौन से भाग में? तो भाग 18 में है। अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, भाग 19 से में प्रकीर्णन क्या है? प्रकीर्णन है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 361 से लेकर 367 के मध्य प्रकीर्णन का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करें अनुच्छेद भाग 20। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाग 20। भाग 20 में संविधान संशोधन की जो प्रणाली है, इसका उल्लेख संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है भाग 21 की। भाग 21 में वर्णन किया गया है जो अस्थायी परिवर्तनकारी जो उपबंध है, यानी अस्थायी परिवर्तनकारी विशेष उपबंध, इनका उल्लेख संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 369 से 392 के मध्य 369 से लेकर 392 के मध्य अस्थायी परिवर्तनकारी विशेष उपबंधों का उल्लेख किया गया है। अब अपन चर्चा करें संविधान के भाग 22 की। संविधान के भाग 22 के अनुच्छेद 393 से लेकर 395 के मध्य संक्षिप्त नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? संक्षिप्त नाम दिया गया है। जैसे भारत का जो संक्षिप्त नाम है इंडिया, भारत, ये सब संक्षिप्त रूप से
अनुच्छेद 393 से 395 के मध्य उल्लेख किया गया है। अब अपन इसका रिकेप करते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से भाग विशेष तौर पर याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा रिकेप कर देता हूँ। मूल संविधान में जो वर्तमान में कुल कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग आता है वो भाग 2 जो नागरिकता से संबंधित है, भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है। किससे संबंधित है? मूल अधिकारों से संबंधित है। भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। फिर अपन चर्चा करें भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। भाग 4 क मूल कर्तव्यों से संबंधित है। भाग 4 क किससे संबंधित है? मूल कर्तव्यों से संबंधित है। उसके बाद अपन चर्चा करें भाग 9 पंचायती राज। भाग 9A नगर पालिका। 9B सहकारिता। 9B किससे संबंधित है? सहकारिता से संबंधित है। फिर अपन चर्चा करें भाग 17 की। अपन चर्चा करें भाग 17 की। 17 से पहले इंपॉर्टेंट है भाग 15 जिसका संबंध निर्वाचन से। किससे संबंधित है? निर्वाचन से इसका संबंध है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के मध्य भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भाग 17 का वेरी इंपॉर्टेंट है। भाग 17 में किसका उल्लेख है? भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के मध्य भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। भाग 18 में जो आपातकालीन उपबंध है, किसका उल्लेख है? आपातकालीन उपबंध का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के मध्य भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन चर्चा करें तो अनुच्छेद भाग 20 जिसमें अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है इसका उल्लेख किया गया। तो दोस्तों ये कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाग हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।